नाज़रीन किराम, ताजमहल किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया और किस लिए बनाया, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस भी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से भी जानती है। 42 एकड़ पर फैला हुआ यह मकबरा दूर से ही चमकता हुआ नजर आने वाला, जहां पर अपने अंदर खूबसूरती छुपाए हुए है, वहीं पर इसके अंदर गम के बादल भी मंडरा रहे हैं। नाज़रीन किराम, लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग अपने दौर की सबसे आलीशान बिल्डिंग भी मानी जाती है और साथ में ही इसे दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने अपना खून पसीना रात दिन बहाया था, और वो भी 1 से 2 सालों तक नहीं बल्कि 22 सालों तक। नाज़रीन किराम, आज के दिन अगर इस मकबरे का अंदाज़ा लगाया जाए कि कितनी रकम में ये बना था, तो ये संगे मरमर का बना हुआ मकबरा लगभग $1 बिलियन यानी 750,000 करोड़ का होगा। इस स्ट्रक्चर में मुगल इंजीनियर ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी आज भी टॉप इंजीनियर्स तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को कुछ इस तरह से बनाया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आती है, और जैसे जैसे आप मेन गेट की तरफ बढ़ेंगे ये बिल्डिंग खुद ब खुद छोटी होती जाएगी। दिमाग को चकरा देने वाली मुगल इंजीनियर्स की यह कोई पहली ट्रिक नहीं थी। इसके गिर्द बने हुए चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा नहीं बनाया गया था, बल्कि उनको थोड़ा बाहर की तरफ झुकाव देकर बनाया गया है। इसके बनाने की एक तो वजह यह थी कि अगर ताजमहल को दूर से देखा जाए तो ये मीनार सीधे नजर आए। अगर आप सीधे मीनार बनाएंगे नाज़रीन किराम, तो वो दूर से देखने पर अंदर की तरफ झुके हुए नजर आएंगे, जैसे कि मस्जिदों के नजर आते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ बनाने की एक वजह तो ये थी कि दूर से देखने पर ये सीधे नजर आए, और दूसरी वजह यह थी कि अगर खुदा न खास्ता एक खतरनाक ज़ल्ज़ला आ जाता है तो उसकी सूरत में भी अगर ये मीनार गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, मकबरे के ऊपर किसी किस्म की खराश तक भी ना आए। नाज़रीन किराम, आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले इसके ऊपर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको आज से तकरीबन 400 साल पहले छुपाने की कोशिश भी की गई थी, और जब उस वक्त ना ही स्टील और ना ही कंक्रीट हुआ करता था, तो कैसे 40 मीटर ऊपर बने इस डूम को बनाया गया था। नाज़रीन किराम, ये और इससे कई ज्यादा कुछ आपको बताया जाएगा आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, ये बात शुरू होती है 1607 में से, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल एम्पायर्स का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। खुर्रम शहंशाह का सबसे अजीज बेटा था, इसलिए इसकी हर बर्थडे पर इसे सोने जवाहरात से तोला जाता था, यानी कि जितना वजन शहजादा खुर्रम का हुआ करता था उतना ही सोने और जवाहरात इसके हवाले कर दिए जाते थे। लेकिन इस जन्मदिन पर यह बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं बल्कि इससे भी और कुछ खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने अपने बेटे की शादी अपने वकील दोस्त की बेटे के साथ कर दी, जिसका नाम मुमताज महल था। मुमताज और खुर्रम में पहले दिन से ही एक बेइंतहा मोहब्बत शुरू हो गई थी, और उस वक्त कोई भी ये यकीन से नहीं कह सकता था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए होने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल हुई। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के लक़ब से भी नवाजा, जिसका मतलब है कि दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी,
जिनमें से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज महल से किया करते थे, और शायद यही वजह थी कि वो अपना सबसे ज्यादा टाइम भी मुमताज महल के साथ ही स्पेंड किया करते थे। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था और 1621 में मुगल शहंशाह इस दुनिया से चल बसे। शाहजहां जो पहले मुगल अंपायर में बहुत ज्यादा मकबूल और मशहूर हो चुका था और शहंशाह का बहुत ही चहीता बेटा भी था। 1628 में यानी कि बाप की वफात के 7 सालों के बाद उन्होंने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आती थी। नाज़रीन किराम, ये वो टाइम था जब मुगलिया अंपायर्स अपने पूरे अरूज पर थी, यानी पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से मुगल अंपायर्स के अंडर आते थे। सारे फैसले शाहजहां खुद किया करता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर इनके साथ मशवरे किया करती थी। लेकिन उस वक्त किसी को यह मालूम नहीं था कि यह खुशियां जल्द ही मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी 1 साल ही गुजरा था कि मुगल अंपायर पर दुश्मनों ने फिर से हमला कर दिया। अगले 2 साल तक ये जंग चलती रही और शाहजहां को बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई। अभी शाहजहां अपनी इस खुशी का जश्न मनाते कि इन्हें एक बुरी खबर से भी आगाह किया गया। मुमताज महल जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो ना चाहते हुए इस दुनिया से चल बसी। पूरे मुगलिया अंपायर्स की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गई थी। यह खबर जो शाहजहां पर आग बन के गिरी थी, उसने तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही खत्म कर दी थी। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक शाहजहां ने कोई चीज भी नहीं खाई थी और अगले 2 सालों तक उन्होंने ना तो कोई मौसीकी सुनी थी और ना ही किसी किस्म का कोई परफ्यूम लगाया था। मुमताज महल ने मरने से पहले अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को यानी मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा खजाना वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज महल के मरने के 6 माह के बाद ही यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। तकरीबन 20,000 से ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए थे। चूंकि मुमताज महल की कब्र यमुना रिवर के किनारे पर मौजूद थी और किसी भी रिवर के किनारे पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना कोई आसान बात नहीं थी। रिवर के करीब क्योंकि जमीन बहुत सॉफ्ट होती है और अगर वहां पर खुदाई का काम किया जाता तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले का हल निकालने के लिए मुगल इंजीनियर ने वहां उस जमीन पर कई कुएं खोदने का हुक्म दे दिया। मजदूर इन कुओं को तब तक खोदते रहते थे जब तक खुश्क जमीन नीचे से नजर न आ जाती थी। इन कुओं को बाद में पत्थरों और गारों से भरा गया और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों के कॉलम खड़े किए गए थे। इस पूरे काम को सर अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की बहुत बड़ी फौज की भी मदद ली गई थी। मुगल इंजीनियर्स की यह ट्रिक पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी और अब एक नरम जमीन पर ऐसी फाउंडेशन तैयार हो चुकी थी जो कोई भी बड़ी बिल्डिंग अपने ऊपर संभाल सकती थी। फाउंडेशन के बाद जरूरत थी एक ऐसे डिजाइन की जो शायद पूरी दुनिया में कभी किसी ने ना देखा हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस पर शाहजहां ने ताजमहल का आइडिया अपने बाप दादा के मकबरों को देखकर लिया था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटें फौरन ही बेक की गई थी। यह सब कुछ इतना आसान नहीं था बल्कि इस पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ शाही खजाना तेजी से खत्म हो रहा था, लेकिन शाहजहां को इसमें किसी बात की परेशानी नहीं थी, बल्कि उनको सिर्फ यही था कि किसी भी कीमत पर यह मकबरा मुकम्मल होना चाहिए। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के लिए
इतने ज़्यादा मजदूर लगाए गए थे कि जिनकी वजह से आसपास के इलाके में अनाज ख़त्म हो गया था। 20,000 मजदूरों की डिमांड मुकम्मल करने के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों में से अनाज आगरा बुलवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया था और अब बारी थी इसको संगे मरमर के पत्थर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाना था। यहाँ का मकराना मार्बल आज भी सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने पूरा मकराना मार्बल ही बुक कर लिया था, यानी तब तक के लिए किसी को यह मार्बल बेचने की इजाजत नहीं थी जब तक ताजमहल की डिमांड मुकम्मल नहीं हो जाती थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया था। ताजमहल का ऊपर बना हुआ डूम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल ये डूम स्टील स्ट्रक्चर पर बड़ी ही आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले उन मजदूरों के पास सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डूम को बनाने के लिए मुगल इंजीनियर ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पीटरा डोरा या फिर परचनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पीटरा डोरा एक ऐसी कारीगरी को कहा जाता है जिसमें पत्थर को तराश कर एक कीमती पत्थर बीच में लगाया जाता है और एक खूबसूरत डिजाइन बनाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली गिलू यानी पत्थर जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली गिलू कोई आम गिलू नहीं थी। काफी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ये गिलू शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर पाउडर से बनाया गया था और नाज़रीन कराम वही सेम गिलू बनाकर आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन कराम ताजमहल की खास बातों में से एक बात यह भी है कि यह दिन में 4 मरतबा अपने कलर को तब्दील करता है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया था। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस मकबरे का नाम भी अपनी बीवी के नाम पर ही रखा था, यानी कि मुमताज महल से ताजमहल रख दिया गया था। हर साल शाहजहां मुमताज महल की बरसी पर यमुना रिवर में से होकर जाया करते थे। ताजमहल के लिए एक ऐसी एंट्रेंस बनाई गई थी जो सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान के लिए इस्तेमाल होती थी। इस शाही दरवाजे की दीवारों पर बड़ी खूबसूरती के साथ डिजाइन भी बनाए गए थे जो शायद शाही आंखों के लिए ही बनाए गए थे। शाहजहां का ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने मुगलिया खानदान को, मुगलिया सल्तनत को एक तबाही के चौराहे पर ला खड़ा किया था। ताजमहल बनने के 4 साल के बाद यानी 1658 में मुमताज महल और शाहजहां के बेटे ने ही मुगलिया सल्तनत का तख्ता पलट दिया था और खुद मुगल अंपायर्स का शहंशाह बन गया था। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से शहंशाह की गद्दी पर बैठे हुए थे, उनको आगरा फोर्ट में ही कैदी बनाकर रखा गया था। सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी जो शाहजहां को दी गई थी वो ये थी कि उसको उस कमरे में बंद किया गया था जिस कमरे की जाली में से वो ताजमहल को बड़ी आसानी से देख सकते थे। 8 साल की कैद में रहने के बाद और 74 साल की उम्र गुजारने के बाद शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। शाहजहां का अब मुमताज महल के साथ मिलने का टाइम आ गया था और उन्हें भी ताजमहल में ही दफन किया गया था। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये काविश बहुत पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप मेरी ऐसी न्यू वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।